और कैथल में चर्चाएं हैं कि कैलाश भगत के साथ और कैलाश भगत ने कई नेताओं को थापी दे दी है, चाहे वो राम प्रताप गुप्ता हो, चाहे बिट्टू छाबड़ा हो या आज कैथल की टिकट की बात है तो 10 दावेदार हैं। जी बिल्कुल। तो कैथल में सुरजेवाला को मुश्किल नहीं मानते सामने? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मुश्किल मानता। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, तो सूबे के तमाम हलकों की सियासत से आपको रूबरू करवा रहे हैं और सियासतदानों से रूबरू करवा रहे हैं। और सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं के क्या कुछ दावपेच होंगे। और विधानसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और घोषणाएं हो चुकी है, तमाम नेता मैदान में हैं और कैथल हलके में सियासत में अहम भूमिका निभाने वाले आज कैलाश भगत हमारे साथ मौजूद है। कैलाश भगत प्रमुख समाजसेवी भी है और हैफेड के चेयरमैन। सीधा इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैथल विधानसभा में अब की बार किस तरीके से ये भूमिका निभाने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर हो ही गए हैं जी हर आदमी अपनी कोशिश कर रहा है जी। पार्टी जिसको टिकट दे के भेजेगी जी उसको निश्चित रूप से हम जिताने का काम करेंगे जी। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी या फिर यूं कहें कि प्रत्याशी अपनी अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं और कैथल में चर्चाएं हैं कि कैलाश भगत के साथ और कैलाश भगत ने कई नेताओं को थापी दे दी है, चाहे वो राम प्रताप गुप्ता हो, चाहे बिट्टू छाबड़ा हो या फिर खुद कैलाश भगत मैदान में हो सकते हैं। नहीं, हमने तो एक ही चीज़ कही है कि पार्टी किसी भी साथी को टिकट दे के भेजे जी, किसी को दे दे, उसको जिताने का काम पूर्णतः रूप से करेंगे और पार्टी के साथ 24 घंटे रहेंगे। तो सर्वप्रथम बिट्टू छाबड़ा और राम प्रताप गुप्ता आप ही का आशीर्वाद क्यों मानते हैं? क्या कैलाश भगत की ऐसी कोई हाईकमान में पैक्ट है कि उनके आशीर्वाद के बिना टिकट नहीं मिलती? ऐसी कोई बात नहीं है। फैसला हाईकमांड ने करना होता है। एक लोगों के अपने विचार होते हैं जी, वो किसी तरह चलें। हाईकमांड जो निर्णय करके भेजेगा वही हमारे को मान्य होगा। रणदीप सुरजेवाला एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, माइक्रो लेवल पर तैयारियां शुरू हो चुकी है। आजकल तो उनके बेटे भी आदित्य सुरजेवाला भी मैदान में हैं। तो राहें मुश्किल है या आसान लगती है कैलाश भगत को? नहीं, मेरे को तो कोई मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि शहर की छत्ती बरादरी जो है जी वो हमारे साथ डट के खड़ी है जी। तो इसलिए मैं बिल्कुल एक पक्ष में हूँ कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी और हम उसका पूर्णतः रूप से साथ देंगे और पार्टी की झोली में सीट जीत के देंगे। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों पर काम करती है। अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा में कैथल हलके की बात करें तो कैथल हलके में पिछली बार 53,000 की जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, अब की बार 17,000 की जीत है। तो लगता नहीं है थोड़ा बैकफुट पर भारतीय जनता पार्टी आई है? कुछ भी नहीं, प्रॉपर कैथल की जीत ही तुम्हारे को शहर से 17,500 की जीत जो है जी। जब इतनी कांटे की टक्कर हो और सभी पार्टियां एक साइड में मिलके लड़ रही हो, उस वक्त में भी यदि कैथल के अंदर 17,500 वोट की जीत आती है तो निश्चित रूप से ये मान के चलो कि कैथल के अंदर बीजेपी का जो है वो और ज़्यादा सीट से जीतने की तरफ जाने वाला एक पूरा ध्यान है। तो एक बात और क्लियर कर दीजिए, शायद ये आपके जो समर्थक हैं वो भी सुनना चाहते हैं, उनके कान तरस गए हैं, कि क्या कैलाश भगत की व्यक्तिगत तौर से इच्छा है कि कैथल विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़े? मैंने क्या बताया है कि यदि पार्टी हमारे को कोई आदेश करेगी जी तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। पार्टी जिसको टिकट देगी उसका पूर्णतः साथ देकर उसको जिताने का काम करेंगे। इसमें तो पूछने की कोई बात ही नहीं होती। मोहनलाल बडोली जी का बयान आया पिछले दिनों कि पहले भी सांसदों की और एमएलए की टिकट कटी है, अब की बार भी कटेगी। उसी की आस में काफ़ी चेहरे सामने आ रहे हैं, चाहे चेयरपर्सन सुरभि गर्ग का नाम काफ़ी चर्चाओं में है, महिलाओं की नज़रिए से देखें तो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जा रही है। उधर जिलाध्यक्ष मुनीश कठवाड़ भी मैदान में हैं, तैयारियां कर रहे हैं। इधर राम प्रताप गुप्ता जी, और आपका तो नाम सर्वे सर्वा में है ही। मैं आपको एक चीज़ दोबारा बता रहा हूँ कि पार्टी हाईकमांड किसी को भी टिकट दे देगी। हमने पहले भी पार्टी हाईकमांड ने लीलाराम जी को दी
उसको जिताने का काम किया। कारपोरेशन में सुरभि गर्ग को दी, उसको भी जिताने का काम किया। पार्टी हाईकमांड जिसको टिकट देगी उसको 100% जिताने का काम करेंगे। मतलब वो कांग्रेस वाले धड़े नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे निश्चित रूप से एक बात कह सकते हैं कि हमारे सभी साथी एकजुट होके पूर्णतः रूप से हमारे साथ देंगे। धड़ों पर याद आया मुझे मुनीश कटवाड़ की जब ताजपोशी और जब कुर्सी पर उन्हें बिठाया जा रहा था तो कभी लीलाराम नहीं नजर आते, चाहे दूसरे नेता नहीं नजर आते, चाहे कैलाश भगत नहीं नजर आते। मैं कह रहा हूँ पार्टी एक मंच पर कभी कभी दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये तो पार्टी हाईकमांड ने सोचना है किसको देना है। पार्टी हाईकमांड सारा ग्राउंड देख के ही टिकट देती है। पार्टी हाईकमांड जिसको मर्जी दे। मैं धड़ों की बात कर रहा था। क्या? जब मुनीश कटवाड़ को बिठाया जा रहा था कुर्सी पर, वहाँ से लीलाराम भी दूरी बनाते हुए दिखाई दिए और आप भी काफ़ी लंबे समय बाद नजर आए। नहीं, मैं तो वहाँ गया, मैं तो वहाँ पूरे टाइम पे गया। वहाँ पे मेरी चंडीगढ़ मीटिंग थी तो वो आप ही 1 घंटा वहाँ डिले थे, तो मेरे को चंडीगढ़ जाना था। मैं वहाँ 1 घंटा होके गया और हमने तो उसको पहले दिन से एक कहा था कि जिसको भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाते हैं हम तो उसके साथ हैं जिसको पार्टी बनाए। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। लेकिन ये चेहरे बदलने की जो राजनीति शुरू की है, चाहे मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है, चाहे जिलाध्यक्ष बदल दिया जाता है, तो इसका क्या कुछ मायने निकाले जाए? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बदला गया। क्या खिलाफत थी? यदि किसी जिलाध्यक्ष की खिलाफत, यदि किसी सीएम को उससे ऊपर पद पे ले जाया जाए तो कोई ना कोई आदमी तो उसकी जगह सीएम बनेगा ही बनेगा। तो खट्टर साहब को आज सेंटर के अंदर इतनी मजबूत ओहदे पे लाया गया जिससे ना कि हरियाणा बल्कि पूरे हिंदुस्तान की ऊपर जो काम करने वाली दिशा है उसके अंदर उनका पूर्णतः योगदान हुआ। और उनके होते हुए उन्होंने नायब सैनी को सीएम बनाया। पर आपने देखा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी 2 महीने के अंदर अंदर डेली कोई ना कोई एक अच्छा काम करके हरियाणा प्रदेश के लिए जितना ज़्यादा काम कर सकते थे उन्होंने करने का काम किया और लोगों से मिलने का जुलने का काम भी पूर्णतः रूप से बिल्कुल यही सुनना चाहता था मैं, जो आपने कहा ऊपर ले जाने के लिए तो आपने कह दी। तो जिलाध्यक्ष को अभी तक क्यों नहीं ऊपर लेके गए? नहीं, वो कहाँ लगा दिया गया? जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी को हटाया गया, अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला उनको। क्यों नहीं मिला? उनको ऊपर हाईकमांड के अंदर ले लिया। अभी लिया है? ले चुके हैं उनको, बिल्कुल वो ऊपर की कमेटी के अंदर है। अनिल विज भी काफ़ी लंबे समय के, या फिर यूं कहे कि काफ़ी बार के विधायक हैं, वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। समाज से आप ही के आते हैं। कौन? अनिल विज जी। कहाँ के? मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो। हाँ, तो मुख्यमंत्री भी हो गए। मुख्यमंत्री के दावेदार, बात सुनो, दावेदार कई होंगे पर जो पार्टी हाईकमांड फैसले करती है, फैसला तो सर्वप्रिय वही माना जाता है जो कोई हो, जिस पे पार्टी हाथ रख देगी वही बनेगा, चाहे योग्यता, चाहे कोई भी हो। योग्यता मायने नहीं रखती। क्यों नहीं योग्यता मायने रखती? योग्यता तो यदि कोई हाईकमांड फैसला करती है वो उनकी अपना फैसला जो अपना फैसला होता है, केवल जाति देखकर नहीं, जाति देख के फैसले नहीं किए जाते। ओबीसी को रिझाने के लिए जाति देख के फैसले कभी नहीं किए जाते। फैसले जो भी करती है हाईकमांड वो चारों तरफ से ये देख के एक फैसला करती है कि हरियाणा प्रदेश का भला कौन कर सकता है, जो उनको अच्छा लगता है उसको उस सीट पे देने का काम करते हैं। उसमें किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए। मान लो आज कैथल की टिकट की बात है तो 10 दावेदार हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे को किसी तरह का इतराज नहीं होना चाहिए। जिसको पार्टी हाईकमांड टिकट दे, हमारे सबका फर्ज एक बनता है कि उसको जिताने का काम करें। चलिए, पहली बार कमल खिला 19 में, लीलाराम विधायक बन गए, हालांकि मार्जिन तो थोड़ा बहुत ही रहा, लेकिन अब सुरजेवाला ये बात बुना रहे हैं कि विकास कार्य नहीं करवा पाए और लीलाराम के पास भी इतना कुछ है नहीं कि वो गिनवा दे ये किया ये किया ये किया। यदि अभी भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई आदमी ये बात कहता है कि विकास नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि पिछले 9.5 साल के पीरियड के अंदर जितना हरियाणा प्रदेश की रोड मूवमेंट बढ़िया बनी है, जितना
काम हुआ है, इतना आज से पहले कभी नहीं हुआ। बिना पर्ची खर्ची के जो लोग बेचारे तड़पते होते थे, उनके बच्चे बगैर पैसे के दुनिया जहान के हर जगह पे, हर गांव में उनके बच्चे लगे हैं। उन लोगों ने क्या लेना है? उन लोगों को एक रोजगार, जिस घर के अंदर एक रोजगार आ गया, उसका पूरा परिवार जो है वो पल जाता है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। ये भी तो ये कहने की कि यार उनके टाइम में कुछ नहीं। मैं कहता हूं कि जिम्मेदार को भी, मेरे पास एफर्ट की चेयरमैन ही रही जी, जिम्मेदार को जो पिछले 2 साल के अंदर बारीक मालों में फसल के रेट मिले हैं, उससे 20-20 हजार रुपए का ठेका पूरे हरियाणा प्रदेश का बढ़ा। तो गवर्नमेंट जो है वो पूर्णतः रूप से जिम्मेदार के हक में भी है, व्यापारी के हक में भी है, और बारीक काम करने के हक में भी है। और पूर्णतः पहली हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां हर फसल एमएसपी पे है, पूरे हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है। तो उसके बावजूद ऐसा भी प्रदेश हो गया, ऐसा भी प्रदेश हो गया जिसमें पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा भी प्रदेश हो गया है, आपको पता है शायद। ऐसा है रोजगार में पेपर लीक हो रहे हैं। जो चीज आप कह रहे हो ना, जिम्मेदार आज क्या मांगता है? आज हिंदुस्तान का 70% जो निर्भर है वो जिम्मेदार के ऊपर निर्भर है जी। और जिम्मेदार एक ही बात मांगता है कि मेरी जमीन के रेट जो है, मेरी फसल के रेट मेरे को ठीक दिए जाए जी। एमएसपी पे सारी फसलों के रेट इतने बढ़िया हैं कि जो आम प्रैक्टिकल नहीं बिक सकते, एडजॉर्निंग स्टेट सारी नीचे माल बिकती है, पर यहाँ पे पूर्णतः रूप जो है वो एमएसपी का दिया जाता है। आपने अभी अभी देखा कि सूरजमुखी जो थी, आम स्टेटों के अंदर 4042-43 रुपए का रेट था जी। हरियाणा प्रदेश की एक बोरी जो है वो 6550 रुपए के अंदर उठी है। तो ये वो इससे बढ़िया क्या हो सकता? तो ये वो कौन लोग थे? आपने एमएसपी की बात की, ये वो कौन लोग हैं जो धरने पर बैठते हैं, एमएसपी के कानून की गारंटी की मांग करते हैं, C2+50 की मांग करते हैं? कौन लोग हैं ये? ऐसे है, ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ चाहे कोई कितना ही काम कर ले, अपोजिशन करनी है। मान लो मैं यहाँ बैठ के 4 साल का मैंने अपना पीरियड बिताया है जी। और मैं 4 साल के पीरियड में गारंटी से कह सकता हूँ कि हरियाणा प्रदेश की 80 से 100 आदमी के एवरेज मेरे ऑफिस के अंदर थी। शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा जो वहां जाने के बाद एक परिवार के तौर पे ना बैठा और उस तरीके से ना आया हो। नहीं, आप उपलब्ध उसके बावजूद भी लोग जो क्रिटिसाइज करने वाले हैं वो फिर भी कर रहे हैं। यानी 100% सभी को मनाया नहीं जा सकता। आप किसी को नहीं रोक सकते। आप अपनी मंडियों के आप देख रहे हो, हमारी मंडियों के अंदर मेरे ख्याल जब से मंडी बनी थी जी, फर्स्ट टाइम में सीवरेज का काम हुआ। अभी चल रहा है, जो चल रहा है। फर्स्ट टाइम पे मंडियों के शेड नए डल रहे हैं खूब, वो भी अच्छे तरीके से। पानी का जो पाइपलाइन वाली बात है उसका टेंडर हो चुका। हर टेंडर कंप्लीट होने के बाद भी, करने के बाद यदि कोई फिर भी कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसका कोई इलाज नहीं। तो चलिए, तो विधानसभा की क्या कुछ तैयारियां हैं? लोगों से मिलते हैं और रूबरू होते हैं, किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव होने जा रहा है? लोकसभा में जैसे तमाम चीजें देखी, किस मुद्दों को, जो मुद्दे हरियाणा प्रदेश के गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज जीवन की एक होती है कि उसको घर का खाना, उसको घर का पहला नाश्ता मिले और उसके बच्चे पढ़े, और स्वास्थ्य जो है, यदि कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज होना चाहिए। गवर्नमेंट ने गरीब आदमी को, आम आदमी के लिए 5 लाख रुपए का बीमा किया। उसके अंदर बीमारी के लिए उसको पूरी सहूलियत मिली जी। गरीब आदमी को 500 रुपए के अंदर सिलेंडर देना शुरू किया। गरीब आदमी को प्लॉट फ्री में दे के, जो बिल्कुल गरीब थे उनको मकान देने के लिए अलॉटमेंट शुरू हुई। गरीब आदमी का बच्चा बगैर पैसे के अपनी मेहनत से नौकरी पे लग रहा है। 80 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता में से ये पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे हैं
जिन्होंने 80 करोड़ जनता को अगले 5 साल के लिए भी राशन दिया कि हमारा कोई भी गरीब आदमी रात को भूखा ना सोए। यही चीज़ें जो हैं वो हुआ करती हैं। अभी अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ से कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी जीत के गए जी। उन्होंने पहला ही काम आते ही उन्होंने जो वायदे किए थे उसका पहला काम शुरू कर दिया कि जो लड़की पढ़ना चाहे, जिसकी इनकम 1,80,000 तक हो और जो बच्चा पढ़ना चाहे उसकी संख्या का कोई सवाल नहीं। कुरुक्षेत्र लोकसभा में उन्होंने कहा कि हम लगातार उसको एंड तक पढ़ाएंगे। छात्रवृत्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना। तो इससे बढ़िया प्रोग्राम क्या मिल सकते हैं। अब इतनी बढ़िया करने के बाद भी, जो प्रोग्राम अच्छे देने के बाद भी, आपका एक बात बताओ जी, अपने बिल्कुल अपने एरिया के अंदर 1,000 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दिया, जिसकी आज के कुछ टाइम बाद आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी सहूलियत, चाहे करनाल नहीं जाना, रोहतक नहीं जाना। पर जो लोग खड़े होके ये मांगते हैं कि नहीं जी हम तो इनका 10 साल का हिसाब किताब मांग रहे हैं, उल्टा साहब मांग रहे हैं। उनसे ये पूछो कि यार तुम अपने 10 साल का हिसाब किताब दो ना, तुमने क्या किया जी। हमने तो जो किया वो सामने पब्लिक के कर ही दिया और सब सारी पब्लिक को बता ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत एक अच्छे तरीके से अच्छे काम पे लगी हुई है और गरीब आदमी, आम आदमी, व्यापारी, जिम्मेदार के लिए 24 घंटे साथ देने का काम करेंगे और आगे भी इसी तरीके से पूरे काम को जिस हिसाब से चल रहे हैं उसको उसी तरीके से देंगे कि गरीब आदमी का बच्चा एक अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे तरीके से वो अच्छी नौकरियों पे जाए और नौकरियां लगने के बाद उनके घर में भी खुशहाली हो। और बगैर पैसे जब बच्चा लगता है तो बड़ी ईमानदारी से काम करने की तरफ चलता है। तो कैथल में सुरजेवाला को मुश्किल नहीं मानते सामने? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं मुश्किल मानता। मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि टिकट जिसको मिलेगी वो निश्चित रूप से जीतेगा, चाहे सामने सुरजेवाला हो, कोई हो। इसमें कोई वो है, इसमें कुछ ये तो एक कहने वाली बात होती है। सामने कोई कैंडिडेट हो, हर गरीब आदमी, हर आम आदमी एक ही चीज देखता है कि प्रैक्टिकली काम कहाँ हो रहा है। और यदि प्रैक्टिकली काम को देख के काम होगा तो 100% बीजेपी की गवर्नमेंट में बनेगी और 100% से यहाँ से बीजेपी जीत के जाएगी। तो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की और कैथल की सियासत में क्या कुछ होगा, सुरभि गर्ग या फिर कैलाश भगत या फिर लीला राम या फिर राम प्रताप गुप्ता या फिर कोई भी है, कैलाश भगत का कहना है कि जिस पर भी पार्टी विश्वास जताएगी वही जीत कर सामने आएगा। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल को फॉलो करना ना भूलें ताकि तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे।